ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं तो पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। इस जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं, 5 भाग हैं। और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इसका इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत करते रहे हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है हर जातक के। इसे तारा बलन कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव जान सकते हैं। दम दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न लोगों से जो जुड़ते हैं उनसे हमारा संबंध कैसा हो। तो विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। और तीसरा भाग राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार आज विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्र बलम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। यह एक प्रकार का भूत ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें हमारी शुभता बनी रहे, जिसमें शुभता की हमारी अपेक्षा। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को हम यदि नहीं पहचाने, ये अंकों को यदि नहीं समझे, अंकों को नहीं जाने और अंकों को नहीं परखें, तो हम अंकों का सही उपयोग नहीं कर पाते और इससे हमारे जीवन में जो बाधाएं होती है या शुभता होती है वह प्रभावित होती है। इसलिए पांचवा और अंतिम भाग और भी महत्वपूर्ण है, हम लेकर आए हैं आपके लिए अंकों को जानने के लिए। इसके अतिरिक्त इसी प्रस्तुति में अंक बोलते हैं आज किसी भी विभिन्न विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। और इस प्रकार पांचों भाग इस प्रस्तुति का महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसे संजो कर लाए हैं आपके लिए। आप इसे हर प्रस्तुति को देखें, समझें, इसे नोट करें, ज्ञानवर्धन करें और इसका उपयोग करें अपने जीवन में सुखता लाने के। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, परंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में अधिक है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के
चलते हैं दैनिक पंचांग के तरफ। पंचांग की थोड़ी चर्चा के बाद दैनिक पंचांग जय की ओर बढ़ श्री सकते हैं राम। और श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जहाँ राम है वहीं श्री राम है और वहीं हनुमान है। स्वागत है आपका आज के पंचांग पहले भाग। आज का दिनांक 12 जनवरी 2026, माह माघ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136। आज का सूर्योदय 6:38 पर, सूर्यास्त 5:18 सनराइज एट 6:38 AM एंड सनसेट एट 5:18 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर हम यात्रा में शुभता न। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि दिन के 12:42 तक, नौमी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 9:05 तक स्वाति, तत्पश्चात विशाख। योग संध्या 6:12 तक धृति और तत्पश्चात सूर्य। करण दिन के 12:42 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात के 1:59 तक वनिश और फिर वृष्टि। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का निवास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ आज नौमी तिथि है वे सभा स्थल पर है, तत्पश्चात क्रीड़ा स्थल पर जाते हैं दसवीं तिथि के दौरान, दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:19 दिन तक, अमृतकाल दिन के 11:14 से 1:01 अपराह्न तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:45 से 2:27 अपराह्न तक और गोधूली बेला संध्या 5:16 से संध्या के ही 5:42 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:21 से मध्य रात्रि 0:24 तक और रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:58 से प्रातः 9:18 तक, गुलिक काल अपराह्न 1:18 से 2:38 तक, यमगंध दिन के 10:38 से 11:58 तक और वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 3:23 से 5:11 शुभ मुहूर्त तक और भद्रा देर रात्रि 1:59 से आज के सूर्योदय तक और उसके पश्चात के। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो अंश के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मंगल देव, बृहस्पति देव, सूर्य देव, मंगल देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव तथा शनि देव ये कमजोर अवस्था में है। शेष ग्रह मजबूत अवस्था। सूर्य देव अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह है। मंगल देव, बुध देव तथा शुक्र देव अस्त अवस्था में। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं और चंद्र मंगल शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। तो ये और इन शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ये ग्रहों की स्थिति को देखें तो
मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। सूर्य देव के नक्षत्र में 3 ग्रह है। बृहस्पति देव और शुक्र देव राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह है। और चंद्र मंगल शनि केतु बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है। बृहस्पति और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है। बृहस्पति बुध के राशि में और बुध बृहस्पति की राशि। किसी भी ग्रह का आपस में नक्षत्र परिवर्तन नहीं। इस प्रकार हमारे पहले आज किसी भी ग्रह का गोचर नहीं है, सभी अपने अपने किसी भी एक का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं दूसरे। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह दिखाता है। वहीं ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा और आपका जो नक्षत्र में जन्म हुआ होता है वह उसके उनके नाम है। और इनसे हम अपने नक्षत्रों को पहचानते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम में चलते हैं। जहां गोचर से चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वहां दोनों का मिलान होता है, वही हमारा आज का सूर्यता दर्शाता है। आप देखें, यदि आज चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है और हमारा आपका जन्म यदि आद्रा स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो यह अति मित्र इंगित करता है जहां दोनों मिलते हैं। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं जब हमारा आपका तारा जन्म संपत विपत क्षेम प्रत्यय साधक नैधन या मित्र में हो। जब भी हमारा तारा संपत क्षेम साधक मित्र या मित्र में हो तो वो शुभता दिखाता है और शेष अशुभता दर्शाता है। जब भी शुभ तारा का नक्षत्र में आज करते जो हमारा दिन शुभ तारा हो या जो अवधि तक शुभ तारा हो उस अवधि को हम अपने कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें दैनिक कार्य, पीछे पहले आरंभ हुए कार्यों का निष्पादन, साथ ही साथ नए कार्यों का भी हम उसमें कर सकते हैं। परंतु यदि जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य में है तो आप जोखिम न लें नया कार्य को आरंभ करके और सभी कार्यों में सावधानी बरतें। साथ ही साथ अति उत्साहित होकर कभी भी इन तारों को शुभता में परिवर्तन करने का प्रयास न करें। किताबों में जरूर लिखा है किंतु न हमने प्रयास किया है, इसलिए आपको हम कभी ऐसा सलाह नहीं देते कि आप उसे परिवर्तित करें, क्योंकि यदि वह कुछ काल के लिए है, कुछ समय के लिए, तो हमारे तारे अशुभ होते हैं और शुभ भी होते हैं। इसलिए हमें इस धैर्यपूर्वक इनका अनुपालन करना चाहिए और अपने आप को संयम बरतना चाहिए ताकि हम क्षणिक के लिए तारों को परिवर्तन करने का प्रयास न करें और हम अपने कार्यों को जोखिम में न डालें। इसी के साथ यह तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। 9 तारा चक्र पद्धति के आधार पर हम ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं, जिसके आधार पर दशा महादशा का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और उन ग्रहों से संबंधित नक्षत्रों में जन्मे जातक के कैसे उनसे क्या हमें लाभ हानि होंगे इसकी गणना भी कर सकते हैं और इसके अनुसार हम अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं और शुभता की तरफ ले चल सकते हैं। ये मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति भी ग्रहों के
इस सिद्धांत नौ तारा चक्र पद्धति बोलता है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं होता। प्रश्न उठता है, कुल 27 नक्षत्र, 9 ही ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? यह जानने के लिए नक्षत्रों को, यह निर्धारित करने के लिए नक्षत्रों को, या इसे समझने के लिए कहें, नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची में क्रमबद्ध करके रखा गया। 3 श्रेणियां बनी, 9 नक्षत्रों का समूह, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह बने, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और नवां बुध। और नक्षत्रों को, पहला नक्षत्र जो हर श्रेणी में से हुआ, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरा ग्रह शुक्र को मिला, तीसरे ग्रह सूर्य देव बने और इन्हें तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में बुध 9वां ग्रह जो बुध देव बने, बुध को 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार हुई जो आपके लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है, इसे संभाल कर रखें। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात छोटी है लेकिन गंभीर है, आपके लिए काफी उपयोगी। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उस नक्षत्र को इस सूची में से चिन्हित करें और उससे संबंधित ग्रह को देखें। वही हमारे जीवन में ग्रह बनते, वही ग्रह हमारे जीवन में जन्म ग्रह बनते हैं। और जन्म ग्रह जो होता है पहला ग्रह होता है, गणना वहीं से आरंभ होती है, क्योंकि हमारा जीवन इसी यहीं से आरंभ होता है। और जीवन का दशा महादशा भी इसी जन्म में, इस जन्म में इसी ग्रह से आरंभ होता है। पिछले जन्म में भी जो हमारा जीवन का अंत हुआ था, वह भी इसी ग्रह के दशा महादशा में होती है। इसलिए जन्म कुंडली का जब भी विवरण होता है, जब भी उसका आकलन होता है, जन्म कुंडली का जब जब आकलन होता है, तो उसमें दशा महादशा का फल में आप देखेंगे कि जब भी आरंभ होता है तो आपका हमारा दशा महादशा, वहां पर यह लिखा रहता है कि रेसिडुअल पार्ट, शेषांश, पिछले भोगांश आदि आदि कुछ शब्द है, हर सॉफ्टवेयर के कुछ अपने शब्द हैं। और ये सब यही इंगित करते हैं कि पिछले जन्म में जो अवधि थी, जो दशा महादशा की अवधि थी, उसमें से कितना भोग लिए और कितना पाप। उदाहरण स्वरूप यदि 6 साल का सूर्य का यह दशा है और सूर्य की दशा हमने उसमें से 3 साल यदि या 4 साल भोगी है, तो इस वर्ष, इस जन्म में हमें 2 वर्ष भोग करना है। अब जिनका हमारे जीवन की यात्रा यही से इस प्रकार हम ग्रहों की दशा महादशा का फल जान सकते हैं, कब शुभ होगा कब अशुभ होगा। और वैसी स्थिति में शुभ ग्रहों की स्थिति में हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों के महादशा की ये में स्थिति में हम अपना कार्य संयमित होकर अपने आप को बहुत ही नियंत्रित करके हम आगे जीवन में आगे बढ़ते हैं और हर चुनौती को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते, जिससे अंततोगत्वा हमारे जीवन में सुखता रहती है। यह हमारे जीवन के लिए लाभदायी है। उसी तरह से जन्म कुंडली में ग्रहों से जो उम्मीद करते हैं कि ये ग्रह हमें अच्छा फल देंगे, हम इस पद्धति से हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह सत्कारी होंगे, कौन से असत्कारी। इसके अतिरिक्त हम जीवन में विभिन्न नक्षत्रों से जन्मे व्यक्तियों के बारे में यदि जिनसे जुड़ते हैं, खास करके विशेष रूप से जुड़ते हैं व्यवसाय के लिए, पार्टनरशिप के लिए या किसी कार्य के लिए, तो हम उस समय उस नग्न के नक्षत्रों का आकलन कर लें कि वे हमारे लिए लाभदायी होंगे। इस प्रकार हम
उदाहरण स्वरूप यदि हमारा बिजनेस पार्टनर संपत नक्षत्र का होता है, यानी पहला पहला नक्षत्र जो होता है, पहला ग्रह जो बना हमारे जीवन का, वो जो है होता है सुफलदायी। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये हमारे लिए शुभ होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां शुभ। और इनकी अशुभता या शुभता की जो इंटेंसिटी होती है, जो मात्रा होती है, या जो परिमाण होता है, वह जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ता है। इस प्रकार यदि संपत्ति में हमारा कोई मित्र हो, कोई जिससे हम पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, यदि वो संपत्ति से अतः संपत्ति नक्षत्र की श्रेणी आता है, यानी हमारे दूसरे ग्रह के नक्षत्र से आता है, तो हमारे लिए लाभदायी हो सकता है, हमारे आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ यदि हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रह को में से यदि हम जो दूसरा ग्रह बनता है उस ग्रह को देखें, और दूसरे नक्षत्र में जो बनते हैं, दूसरे नक्षत्र जो ग्रहों के नक्षत्र बने, उन नक्षत्रों में जो बैठे ग्रह होते हैं, इनका आकलन करें। ये हमारे लिए संपत्ति के कारक हो सकते हैं। उनसे संबंधित कार्य करने से हमारे लिए लाभदायी। तो आज इतना ही। आपको वापस ले चलते हैं तारा चक्र पद्धति पर। इसके पूर्व आप तारा बलम पर, इसके पूर्व हम आपको बताते चले कि नव तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। काफी वो इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर, क्योंकि अद्भुत पद्धति है इसलिए YouTube पर अलग से वीडियो हमने रखा है, नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। और इस पर, इसी प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की कुंडली की चर्चा की। आप जरूर देखें, लाभान्वित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको वापस ले चलते हैं तारा ग्रह पर, और जानते हैं आज का तारा हमारे लिए क्या क्या है। आज जो नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, और इसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा, और यह 9:05 पर इसका नक्षत्र का परिवर्तन रात्रि। यदि हम देखें, यदि इनको देखें, यदि हमारा जन्म धरती पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हुआ है, तो नक्षत्र का जो रात्रि के 9:05 तक का समय है वह प्रत्येक अशुभ है, और वही उसके बाद क्या हमारे लिए शुभ बनता है। वही पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, तो यह पहला भाग अति मित्र का है जो कि शुभ है। उसके बाद जन्म तारा बनता है। इस प्रकार हम अपने अपने नक्षत्रों से आज का तारा क्या कह रहा है, शुभता के बारे में, यह हम जान सकते हैं, और उसी अनुरूप अपने कार्य को कर सकते हैं, और उसी अनुरूप अपने आप को संयम में रख सकते हैं। कि जैसा आरंभ में हमने कहा था, उपाय के तौर पर यदि कहा गया है कि तारा जन्म में हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो फूल का दान, रत्तरी में हो तो नमक का दान, और नैधन्य हो तो मुहूर्त त्याग जरूरी है। फिर भी परंतु फिर भी मजबूरी हुई तो 300 का दान, परंतु हम खुद नहीं आजमाए इसको, इसलिए यह परिहार अपुष्ट है जब तक हम खुद उसकी ये नहीं कर सके। किसी कहीं भी किताबों में नहीं लिखा, ये कंफर्म है। लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसका उपयोग न करके करें, और क्योंकि जो भी अवधि होती है अशुभ तारों और शुभ तारों की, वह कुछ घंटे की होती है। आप उसे संयम में रहें, अपने कार्यों में सावधानी रहें शुभता की स्थिति में, और नया कार्य आरंभ न करें। इस परिहार की जो सूची है, इसका उपयोग करके अपने आप को, अपने कार्यों को जोखिम में न डालें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इस प्रस्तुति के बाद को यहाँ समाप्त करते हैं, और चलते हैं तीसरे भाग में, चंद्र बलम। चंद्र बलम कहता है आज के राशि के बारे में कि आज का राशिफल कैसा हो। आज चंद्रमा तुला राशि में है, और तुला राशि में होने के कारण आज राशि परिवर्तन भी नहीं है, इसलिए मेष, वृषभ, सिंह, तुला
धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत है, शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार आज का फल। चलते हैं आपको लेकर हम चौथे भाग में, या यहाँ बताते चले कि जो परिणाम है चंद्रबलन के अनुसार, ये जन्म राशि के अनुसार देखा जाता है। सूर्य राशि या लग्न राशि या कोई भी ग्रह की राशि के अनुसार नहीं देखा जाता। और जहां भी अशुभता की स्थिति हो, उनसे आग्रह है जो अपने अपने जो भी इष्टदेव हो उनकी आराधना करें और अपने कार्यों में सावधानी रखें, वाद विवाद से दूर रहें, वाहन चलाते समय सावधान। इसी के साथ हम चौथे भाग में चलते हैं, चौघड़िया। चौघड़िया जैसा हमने आरंभ में कहा था, एक प्रकार का रोग ज्योतिष है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, कौन सा शुभ और अशुभ काल है किसी कार्य को करने के लिए। यह किसी भी कार्य को करने के लिए यह दर्शाया जाता है, चाहे वो कार्य पहली बार कर रहे हैं या पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं। यदि हम उन सारे कार्यों में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए उपयोग करता है। इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति को नहीं देख पाया हो तो कम से कम उसे चौघड़िया अपने कार्यों में शुभता की उम्मीद है, इसलिए उसे चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप उसे संदर्भित करें और उसका उपयोग कर अपने जीवन में शुरू करें। संक्षेप में हम कहें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात्रि के होते हैं, किंतु सप्ताह का दिन 7 ही होता है। इसलिए 7 साप्ताहिक दिन होने के कारण 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है प्रतिदिन, वही अंत का चौघड़िया होता है दिन का भी, और रात का आरंभ का चौघड़िया जो होता है वही अंत का भी चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, और हम जानते हैं कि हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये अलग अलग ग्रह एक अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग इनकी उपयोगिता है, अलग अलग रूप से फलदायी होते हैं, और इनका अलग अलग प्रयोजनों में इनका उपयोग होता है, ये उपयुक्त होते हैं। इसलिए ये चौघड़िया ग्रहों से संबद्ध हो गए और उनके संबंधित कार्यों से भी इनकी से जुड़ गए। यानी चौघड़िया का उपयोग करके हम ग्रहों से संबंधित कार्य का भी कर सकते। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती। अतः एक चौघड़िया का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए, और यह हमारे लिए ही उपयोगी होता है, क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें शुभता की उम्मीद करते हैं। जहाँ शुभता हो वही चौघड़िया है, जहाँ चौघड़िया है। अब जब भी हम चौघड़िया देखें तो यह सुनिश्चित कर लें जिस चौघड़िया का उपयोग करने हम जा रहे हैं कहीं वह अशुभता से क्या नहीं है। दिन का जो चौघड़िया हुआ करता है वह राहु काल काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य का आधिपत्य होता है और रात में चंद्रमा का आधिपत्य होता है। यही दो ग्रह हैं जो दिन और रात को नियंत्रित करते हैं। तो दिन का जो चौघड़िया होता है सूर्य का प्रतिनिधित्व होने के कारण और शनि से उनका संबंध कटुता के कारण दिन का चौघड़िया, शनि का जो चौघड़िया है वह दिन में काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं बुध जो चंद्रमा के पुत्र, शनि देव सूर्य के पुत्र, बुध देव चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज रहते हैं। चंद्रमा नाराज नहीं रहते, लेकिन बुध नाराज रहते हैं। इसलिए बुध का जो चौघड़िया है लाभ चौघड़िया, वो प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित।
जो शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित है, आप कहेंगे शनि से संबंधित कार्य न करें। जी हाँ, शनि का चौघड़िया में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक। उसी तरह मंगल का जो चौघड़िया है, वह उसमें भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध में कहीं भी कंपटीशन के लिए किसी को शत्रु को परास्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उसके लिए। तो ये निगेटिव प्लैनेट होते हुए, निगेटिव चौघड़िया होते हुए भी ये शुभ चौघड़िया होते हैं कुछ विशेष गतिविधियों। इस प्रकार आज आप अपनी चौघड़िया का उपयोग करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार, सोमवार का चौघड़िया जो होता है अमृत चौघड़िया होता है, चंद्रमा से संबंध है और ये सर्वोत्तम होता है। आज का चौघड़िया देखें, काल चौघड़िया जो 7:58 तक है, राहु काल और काल बेला दोनों से ग्रसित, और अपराह्न में 2:38 से 3:58 तक लाभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है, जो रात्रि के 10:58 से 10:18 से 11:58 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार ये चौघड़िया, इन 3 चौघड़िया का त्याग करके शेष चौघड़िया शुभ है, इनका उपयोग करना है। चलिए आपके जीवन में शुभता बने रहे, इन्हीं किसी कामना के साथ आप चौघड़िया का उपयोग करते चले। और अब हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के अंतिम चरण में, अंतिम भाग में, जो कि अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में अंक हमारे लिए अहम भूमिका जीवन में अदा करते हैं, और इसलिए आइए पहचाने अंकों को, जाने और उन्हें समझें तथा परख करके उनका सही उपयोग करें। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही उपयोग होता है, वो होता है 1 से 9 तक। 10वां अंक इसमें नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इन 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मध्य का अंक होता है। यह सभी अंकों को संतुलित करके रखता है, अपने से पूर्व वाले आने वाले अंकों को भी और बाद में आने वाले। ये अंक शासित होते हैं विभिन्न नवग्रह। नवग्रह 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 केतु से, 8 शनि से, 9 मंगल से। और इन ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है, और इसलिए ये अंक जो हमारी जन्म तिथि में है, वह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के तत्व और गुणों से नवाजते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुछ अंक हमारे मिसिंग भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हमारे उन ग्रहों की जो गुण है, उन ग्रहों के जो गुण है, उन ग्रहों के जो तत्व हैं और उन ग्रहों के जो ऊर्जा है, उससे हम परिचित हैं। और अंक जो इसका काम है, उन अंकों पे विवेचना करके और उसपे उसे आपको लाना। ला कैसे सकते हैं? यह हम विभिन्न रूपों में लाते हैं। तो मोबाइल का प्रयोग करके, घर का ये करके, जो भी विषयक है उसे हम व्यवस्था करके उसको डालें। इन अंकों को इनके ग्रहों से सब के जो संबंधित ग्रह है, शासक ग्रह, उनके गुणों तत्वों और उनके ऊर्जा के आधार पर इन्हें विभिन्न अंकों की दुनिया में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा से, सरकार से या बॉस से, 2 को रानी से, पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री या सलाहकार से, हमें शुभ मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्म गुरु से या ऐसे व्यक्ति से जो हमें, जिन्हें पूर्व में घटने वाली, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, न्यायालय। और 9
सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या पुलिस, ये सभी अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। और इनका नामों को यदि आप विवेचना करें तो आप पाएंगे आपस में संबंध कैसे हो सकते। तो अब ये जो है आज की स्थिति को आपके समक्ष हमने रखा, ग्रहों के अंकों को। अब हम एक तिथि लेते हैं, आज की ही तिथि ले। यह अंक हमने गूगल से लिया है और यह गूगल से लेकर आपके लिए लिया है कि आप इसका उपयोग करें। और गूगल से हम शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है कि आप, ताकि हम आपको सही तरह से जानकारी दे सकें। अंक ज्योतिष में जब हम जब जन्म लेते हैं तो हमें ईश्वर कुछ अंकों से उपहार के रूप में देते हैं। वह जन्म तिथि के रूप में आता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। और तिथि हमारा मूलांक होता है, यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है और तिथि और माह मिलकर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि और माह मिलकर यह बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और वर्ष हमारा, तिथि, माह और वर्ष मिलकर हमारा भाग्यांक होता है। यानी हम मूलांक को, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, उसे मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में उसे ड्राइवर कहते हैं। भाग्यांक को कंडक्टर कहते हैं। और अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है, जो हमने आरंभ में कहना भूल गए, कि जब भी दो अंकों का अंक या दो से ज्यादा अंकों का समूह हो तो उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, ताकि उन अंक, जो अंक ज्योतिष में है, एक अंक पर ही काम करता है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने 12 जनवरी 1972 एक तिथि ली और उन अंकों में तिथि, माह, वर्ष को जोड़ा, जोड़ करके एक अंक में परिवर्तित किया। और साथ में प्रत्येक अंक का जोड़ने के बाद फिर हम मूलांक निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं और अन्य अंक से संबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए 4 तक का ये लिखते हैं तो जो ड्राइवर होता है वह 3 बनता है। कंडक्टर जो है, जो मूला अथवा भाग्यांक तिथि, माह और इनको सभी को जोड़कर बनता है, वह भाग्यांक होता है। कंडक्टर होता है वो 5 है। एंजल नंबर निकलता है तिथि से, सॉरी, वर्ष से। वर्ष को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके एक पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसको जोड़ते हैं। तिथि और माह को जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर कहलाता है। इस प्रकार, जिस प्रकार बस को चलने में ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में सामंजस्य जरूरी है, मित्रता जरूरी है, इस शत्रुता तो बिल्कुल नहीं। शत्रुता होने पर बस के आरंभ से ही चलने में कठिनाई होती है। ठीक उसी प्रकार यदि ड्राइवर और कंडक्टर का अंक हमारे जीवन में यदि शत्रु हो जाए तो हमारे जीवन की यात्रा चलने में स्ट्रगल हो। दूसरी स्थिति बनती है जब बस और ड्राइवर आपस में मित्र हो और पैसेंजर बाद में बोर्ड हो, तो वहां से बाधा शुरू होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन की यात्रा, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, लेकिन हम कुछ अंक ऐसे सृजित करके लाते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर तो शत्रु बन जाते हैं। ड्राइवर तो वैसी स्थिति में उस पड़ाव से हमारा जो धन है, जो जीवन यात्रा है, उसे पार करना। इसलिए अंकों को जाने, अंकों को पहचानने के लिए यह प्रस्तुति विशेष है। अब यदि हम जानने का प्रयास करें कि यहाँ पर शत्रु का अंक कौन है और मित्र अंक कौन है, यह जानने के लिए केवल शत्रुओं को पहचान लें पहले, आनंद के रूप में सीखने के उद्देश्य से, फिर हम बाद में तटस्थ और ये अंकों को पहचान सकते। हम आपके समक्ष सूची रख रहे हैं जिसमें मिसिंग अंक आपके पास उपलब्ध है, साथ ही साथ बार बार आने वाले अंक जो उपलब्ध है वह है। अंकों के पूरे साम्राज्य जो होते हैं 1 से 9 तक, आपके पास 2 बॉक्स रखा हुआ है। एक छोटा बॉक्स है जिसमें थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशन, प्रैक्टिकल, ये सभी लिखे हुए, और सभी बॉक्स भरे हुए हैं और अंक भी लिखे हुए। ये अंकों का परमानेंट स्थान है, ये बदलता नहीं।
और जब भी हम अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसकी विवेचना करते हैं जंतु की, तो इन्हीं बॉक्स का प्रयोग करते हैं और इन्हीं बॉक्स में अंकों को रखते हैं। और हमने इन अंकों को रखा है। इस जातक का जो अंक, यदि जातिका का अंक ज्योतिष के अनुसार यदि देखें तो 4, 8, 6 और 7 ये मिसिंग, 7 मिसिंग है। यहाँ पर 7 हमें लिखा है, लेकिन 7 मिसिंग है। और 7 इनके कहाँ से आ रहे हैं ये आगे आप जानते हैं। तो ये अंक मिसिंग है। और ये अंक हमें, यदि मूलांक और भाग्यांक में शत्रु अंक आपस में शत्रुता है, तो हम इन अंकों को देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाए और कैसे कौन सा अंक लाया जाए। मिसिंग अंक को लाने से लाभ होता है, किंतु यह भी देखा जाता है कि जो हमारे पास 2 से 12 से ज्यादा अंक आ गए हो, उन अंकों को नहीं लाया जाता, क्योंकि अंकों की अधिकता से उनसे संबंधित ग्रह के गुण या तत्व या उनकी ऊर्जा से की अधिकता होने से हमें वह कुप्रभावित करता है। तो इस जातिका का देखें कि 5 अंक 3 बार आया हुआ है, 1 अंक 3 बार आया, इसलिए जातिका ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगी, इनका ईगो भी थोड़ा ज्यादा होगा, ये अपने आप को आत्मबल इनका मजबूत होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में ये गलतियां करेगी। जातिका का नाम हम थोड़ी देर में बताते हैं। तो ये रहे इन हम अंक ज्योतिष पर इनके ये की थोड़ी सी चर्चा। अब आपको बताएं कि इनका जातिका का मूलांक, भाग्यांक, एंजल नंबर और जो इनके जो अंक हैं ये आप नोट कर लें ताकि आपके लिए सुविधा हो। इस जातिका का अगर एंटी इंटेलिजेंट अगर लेवल कहें, इससे हम जानते हैं 4 लो तो हमारा इंटेलिजेंस शो करता है। इंटेलिजेंट लेवल इनका 66% है। इमोशनल लेवल 70% है। ये इमोशनली किसी से बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। वहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनका 33%। और इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कम होने के कारण ये थोड़े किसी के बहकावे में आके या गलत कोई कान भर दे तो उसको ये विश्वास कर सकते हैं। उसी तरह इनका थॉट प्ले 33% है, योजना नहीं बना पाते। विल पावर प्लेन जरूर ईश्वर ने दिया है, ये मजबूत अवस्था में सफल हो। फिर एक्शन प्लेन इनका 66। अब इनके आपको बता दें कि मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रु हो या कोई अंक शत्रु हम ले आए तो हम कैसे ठीक करें। मूलांक और भाग्यांक को पहले देखें। जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, क्योंकि जीवन के आरंभ से ही यह हमें स्ट्रगल देंगे, तो पहले इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि यह जब ठीक होगा उसी के आधार पर हम अन्य अंकों को सुधार सकते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक यदि हमारे शत्रु अंक है, तो ऐसे अंक को हम लाएंगे जो जीवन भर उसका उपयोग करें, जिससे उपयोगिता हो। क्योंकि यदि ऐसा अंक लाएं जो जीवन के कुछ आयु बीतने के बाद अगर हमारा उसका उपयोग होता है, तो उस समय से उसकी ऊर्जा होती है, उस समय से उसको एक्टिवेट होता है। तो इसलिए आप इसको देखें और देखकर अपने अंकों को पहचानने की कोशिश करें। और अब आपको बताते हैं कि आप मूलांक और भाग्यांक को कैसे कहाँ से ठीक करेंगे, कौन सा अंक लाएंगे, ये मिसिंग अंक से देखेंगे। और जो अंक हमारे पास एक बार प्रयोग हुए उन्हीं अंकों को लाएंगे, बशर्ते कि यह मूलांक और भाग्यांक के शत्रु नहीं। और दूसरा, हम वह अंक की आयु लंबी होनी चाहिए। और वो कहाँ से लाते हैं, स्रोत अब आप समझ सकते हैं, वह होता है नामांक। आप कहेंगे नाम में तो अंक नहीं होते, अक्षर होते, फिर कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आपको हर अक्षरों की का अंकीय मूल्य होता है, और उसी अंक का जो नाम में प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके फिर हम नाम को ठीक करते हैं। तो आप देखें, ये आज का जो आपके पास अक्षर है, अक्षरों हर अक्षर के अंकीय मूल्य आपके सामने प्रस्तुत है। और इनको हम जिस जाति का ये है जन्म तिथि है, इन्हें हम बधाई देते हुए
इनका नाम हम आपके समक्ष रखते हैं और इनका अंकीय मूल्य जो नाम का है वह भी आपके समक्ष रखते हैं। ये जातिका है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का आज जन्मतिथि है और इनके जो मूलांक हैं 3 और 5, इनका जो मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है। और इनके जो नाम के पहले अक्षर हैं, याद रखें नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। यद्यपि इसे गणना में नहीं लेते, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम जब भी हमें पुकारा जाता है नाम का पहला अक्षर से चेतना जाती है और नाम पूरे पुकारे जाने के मध्य में ही हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम का पहला अक्षर भी आपका अंक जो मूलांक और भाग्यांक है वह शत्रु अंक न दे। 3 का मूलांक जो है 3 है, भाग्यांक 5 है और नाम का पहला अक्षर 8 होता है और नामांक इनका 4 बनता है। तो देखें शत्रु अंक कौन कौन होते हैं आपको समझ। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 8 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। तो इस जातिका का यदि आप देखें नाम जो होता है वह 4 पे जा रहा है। 4 के शत्रु कई होते हैं, खुद शत्रु होता है 4। कुछ अंक ऐसे होते हैं जो खुद एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और ये देखें कैसे हर अंक ये 4 7 8 9 कैसे अपने के ही शत्रु हैं। जातिका का मूलांक 3, भाग्यांक 5, ये आपस में मित्र हैं क्योंकि 5 किसी का शत्रु नहीं होता और 3 के शत्रु अंक मात्र 6 होते हैं। इसलिए इस जातिका का जो 4 8 6 मिसिंग है, 4 नाम से आ रहा है और 6 अंक जो है इन्हें व्यवस्था नहीं करनी है क्योंकि इनका मूलांक जो है 3, उसका शत्रु 6 और 5 अंक की जो मोस्ट ब्लेसेड नंबर होता है, ये चूंकि इनके में अधिकता है इसलिए ये जो तुलन का कार्य है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, के कारण परेशानी हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। आपके समक्ष हमने नामों का जो है विभिन्न अंकों का शत्रु अक्षर भी रखा है जो कि इन्हीं अंकों से हम जो इनके अक्षर है उन्हीं को रखा। तो ये नाम का निर्धारित करते समय खास करके नवजात शिशु का यह नाम का पहला अक्षर नहीं ऐसा हो तो अच्छा हो, ऐसा अंक हो जो मित्र अंक हो, यह इनके लिए लाभकारी हो। और इस प्रकार हम गणना कर सकते हैं और मूलांक और भाग्यांक को समझकर अपने अंकों को समझकर हम अपने नाम को ठीक करके मूलांक और भाग्यांक को आपस में शत्रु से दूर रख सकते हैं। और यही अंक ज्योतिषी करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक से हमारे अंकों को पहचान कर आपके नाम में थोड़ा परिवर्तन करके हम इसको शुद्धता ला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि इस जातिका का 8 मिसिंग है, 8 ले आते हैं तो जो प्रैक्टिकल प्लेन है उसमें जो इनके गुण है किसी पर यकीन न करने करके अंधविश्वास में या उसकी बातों पर आ जाना और धोखा खाना तो नहीं। तो ये रहे हमारे अंकों को जानने पहचानने और वो समझने परखने तथा उनका सही उपयोग करने के लिए आपके पास समझ हमें प्रस्तुति। अब बोनस के तौर पर वर्ष 2026 आ चुका है। 2026 कैसा रहेगा, वर्ष कैसा रहेगा, वर्षफल कैसे जाए, इसके लिए हम जो तिथि होता है, जो जन्म तिथि होती है उसमें से पुराने वर्ष को निकाल देते हैं, नया वर्ष को जोड़ और पुराने वर्ष को हटाकर नया वर्ष को उसमें डालकर इनका जन्म तिथि पहले इनके हार्दिक बधाई दें और 12 जनवरी 2026 से 2027 तक 11 जनवरी 2027 तक कैसा दिन रहेगा यह आपके समक्ष है। ये देखिए इनका जो अंक आ रहा है
वह 5 बता रहा है। और ये 5 अंक को हम तालमेल करते हैं इनके मूलांक, भाग्यांक और रनिंग एज से। देखिए, मूलांक के ये मित्र हैं, भाग्यांक के भी मित्र हैं, और परंतु मूलांक और रनिंग एज इनका डिफर कर रहा है। रनिंग एज और कंडक्ट जो इनका अंक आया है, पर्सनल ईयर अंक, ये मित्र है। इसलिए आज इस वर्ष जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जो कहे 25%, 75% इनका साल जो है अच्छा बीतने को संभव। ये हमने आकलन किया है, न कि हमने भविष्यवाणी की है, क्योंकि शैक्षणिक उद्देश्य से हम से प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है इनके अन्य अंकों पर। मोबाइल अंक इनका कैसा है, मकान अंक कैसा है, गाड़ी अंक क्या दे रहा है, कौन कौन से अंक ज्यादा बन गए, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये हमारी छोटी सी प्रस्तुति। और अब हम आपको आज के अंक क्या कह रहे हैं विभिन्न तिथियों को जन्मे जाते हैं किसी भी माह का। तो आज का अंक 5 है। 5 का कोई शत्रु नहीं है, 5 के सभी मित्र हैं। 5 बहुत ही बैलेंस्ड अंक है, इसलिए आज का दिन सभी के लिए सामान्य। 4, 13, 22, 31 तथा 8, 17, 26 तारीख को जन्मे के किसी भी माह के, उनके लिए आज दिन काफी उत्तम है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जाता है किसी भी माह के, उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है, किंतु दिन अच्छा रहेगा। और अन्य के लिए आज का दिन उत्तम है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साबित। यदि इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में आपके कुछ सुझाव आप मन में आए हैं, उसे देर न करते हुए YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ताकि हम उसे उन त्रुटियों को या उससे और इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव को हम उपयोग कर सकते। इस प्रस्तुति को यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। और अंत में इसके पूर्व की हम आपसे विदा लें इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी देवतागण से, दिन के ईश्वर से, चंद्रदेव, सोमदेव, देवाधिदेव भोलेनाथ कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय देवाधिदेव भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय